नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में हम बात करेंगे इस हफ्ते की बड़ी खबरों की। बड़ी खबरों पर अगर नज़र डालें तो इस बार रविवार को बजट पेश हुआ, फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा शुरू हुई और जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में बोलने की कोशिश की, उन्होंने जो सेना के पूर्व अध्यक्ष थे नरवणे साहब, उनकी किताब का जब ज़िक्र करने गया, तो उनको बोलने से रोका गया और तब से लोकसभा में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और तीसरी बड़ी खबर ये रही कि भारत और अमेरिका ने ये घोषणा की है कि उनकी ट्रेड डील हो गई है, हालाँकि उसके डिटेल्स अभी तक देश के सामने नहीं आए हैं। तो इन सब विषयों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सत्य हिंदी के को-फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष। आशुतोष, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशु, हम जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब तक प्रधानमंत्री वहाँ लोकसभा में बोल नहीं पाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ, जो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, उन्होंने चिट्ठी तक लिखी कि विपक्ष के नेता को सदन में बोलने नहीं दिया गया और जो कारण ये दिया गया कि जो किताब प्रकाशित नहीं हुई है, उसको आप पढ़ नहीं सकते, उसका हवाला नहीं दे सकते, ये कहकर उनको रोका गया। तो ये पहली बार एक तरह से इस तरह की हाल के वर्षों में इस तरह का कोई नज़ारा देखने मिला है कि विपक्ष के नेता को ही सदन में संबोधित करने नहीं दिया गया। तो इस तरह से पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए मिलिंद, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन नहीं है और सीरियस ब्रेकडाउन है। और डेमोक्रेसी के अंदर के सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में अगर कॉन्वर्सेशन नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, फिर तो लोकतंत्र चलेगा कैसे? क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा विपक्ष से होती, सत्ता पक्ष से नहीं होती। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये अपने आप में बहुत ही अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, ऐतिहासिक तथ्य है कि लोकसभा में ना तो नेता विपक्ष का भाषण पूरा हुआ और ना ही प्रधानमंत्री जी जो अमूमन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वोट ऑफ थैंक्स देते हैं वो हुआ। मुझे नहीं लगता है कि भारत के संसदीय इतिहास में पहले कभी इस तरीके की कोई घटना हुई। ये अपने आप में संसदीय इतिहास के एक बड़े काले अध्याय के तौर पर याद किया जाएगा। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में कितनी भी नोकझोंक हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि प्रधानमंत्री वोट ऑफ थैंक्स पे ना बोले और जो नेता विपक्ष है वो अपना भाषण पूरा ना कर पाए। इस पूरे मसले पे जो मुझे लगता है थोड़ा दुखदाई भी है और ट्रैजिक ये है, क्योंकि जिस किताब का के हवाले से राहुल गांधी बोलना चाहते थे उसके बारे में रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों कह रहे थे किताब पब्लिश नहीं है। मेरे ख्याल से ये तथ्यों से परे है, इसलिए क्योंकि ये किताब पब्लिश हुई थी। पब्लिश होने के बाद ये इस पर नजर पड़ी रक्षा मंत्रालय की और उन्होंने कहा कि एक कानून का, एक नियम का हवाला देते हुए कि कोई भी उच्च सेना अधिकारी वो बिना किसी रक्षा मंत्रालय के परमिशन के वो किताबों को इस तरीके से पब्लिश नहीं करा सकता या लिख नहीं सकता, तो उसकी वेटिंग बहुत जरूरी है। और पिछले 1.5 साल से वो किताब अभी रक्षा मंत्रालय के पास है, वो उसको ना तो हाँ कह रहे हैं ना ही ना कह रहे हैं। तो ये कहना कि किताब पब्लिश नहीं है, ये तथ्यों से परे है, क्योंकि ये किताब हिंदुस्तान के बाहर हर जगह उपलब्ध है। अमेज़न पर भी ये किताब उपलब्ध थी। मैं कम से कम ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके पास ये किताब उपलब्ध थी या उपलब्ध है, और राहुल गांधी ने इस किताब को लोगों के सामने रखकर इस बात को स्पष्ट कर दिया किताब पब्लिश्ड है। तो एक पब्लिश्ड किताब जो भारत में सर्कुलेशन में नहीं है, उसको क्यों अनपब्लिश्ड कहा जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आए। दूसरी बात, अगर चेयरमैन साहब या स्पीकर महोदय ये कहते हैं कि राहुल गांधी एक अनपब्लिश्ड किताब से जिसका कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोट नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि आपने निशिकांत दुबे को कैसे इस बात की इजाजत दे दी कि वो उस किताब को कोट कर रहे थे जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण से कोई लेना देना नहीं था? तो क्या संसद के अंदर चेयर के माध्यम से दो नियम की बात की जा रही है, सत्ता पक्ष के लिए अलग नियम और विपक्ष के लिए अलग नियम? मुझे लगता है ये पूरे का पूरा डिबेट ही बहुत ही, जिसे कहते हैं, ट्रिवियल डिबेट थी। अगर राहुल गांधी अपना भाषण या किताब को कोट भी कर देते तो कोई आसमान नहीं गिरने वाला था, कोई आसमान नहीं फटने वाला था, शायद कोई इस घटना का तवज्जो भी नहीं लेता। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने, सरकार ने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार ली। 3 दिन से संसद लोकसभा के अंदर चल नहीं रही है, सारी किताब पब्लिक डोमेन में आ गई है, लोग उसको चटखारे लेकर पढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री की निर्णय की क्षमता और सरकार की निर्णय की क्षमता पर तीखे सवाल किए जा रहे हैं। तो मुझे यह बात समझ में नहीं आई कि आखिर इससे बीजेपी को हासिल क्या हुआ। इससे संसद का वक्त जाहिर हुआ, एक काला अध्याय जुड़ा और किताब की लोकप्रियता बढ़ी
और अगर इस किताब को कभी मौका मिला तो हमारे ख्याल से किताब हाथों हाथ बिकेगी। तो फायदा किसको हुआ, मुझे यह बात समझ में नहीं आई। हाँ, राहुल गांधी को जरूर कुछ एक्स्ट्रा फुटेज मिली है और वो कम से कम सरकार को एम्बैरस करने में कामयाब हुए हैं एक ऐसे मौके पर जिस पर कि सरकार की का जो राष्ट्रवाद है, जो देशभक्त है, नेशनल सिक्योरिटी के लेकर जो उनका कंसर्न है, उस पर जरूर उन्होंने धब्बे लगाने की कोशिश की और मेरी नजर में वो काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं। नहीं तो आशुतोष, ये राहुल गांधी से इतना क्यों मतलब मैं कहूँ डरना ये शब्द सही प्रयोग नहीं है, हो सकता है, लेकिन हर बार संसद में हम देखते हैं कि सारे मंत्री खड़े हो जाते हैं, गृह मंत्री खड़े हो गए, रक्षा मंत्री खड़े हो गए। तो राहुल गांधी को लोकसभा में हमने जब भी देखा कि कोई अगर वो बड़ा भाषण करने जाते हैं तो पूरी सरकार एक तरह से हमलावर हो जाती है उन पर। और इस किताब के बारे में जैसे आप कह रहे हैं कि ये भले ही अभी द कैरेवान में ये जो एक्सेप्ट थे अभी छपे थे, लेकिन मुझे याद है कि करीब 1.5-2 साल पहले पीटीआई ने भी इसको जारी किया था और यही यही बात उसमें कही गई थी कि भाई मतलब सरकार इन इससे क्यों डर रही है? क्योंकि अगर आप देखें तो सरकार ने भले ही वो 2 घंटे देरी से निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने कहा जो उचित है वो करें। तो जो उचित है वो करें मतलब उन्होंने सेना अध्यक्ष पर छोड़ दिया। हालांकि सेना अध्यक्ष कहते हैं कि मुझे हॉट पोटैटो दे दिया। तो इस पर चर्चा से बीजेपी क्यों कतरा रही है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अपनी छवि को लेकर बहुत ही संवेदनशील हैं और वो अपनी छवि पर कोई भी ऐसा दाग नहीं लगने देना चाहते जिससे कि ये इंप्रेशन लोगों के दिमाग में जाए या इतिहास में ये बात दर्ज हो कि जब चीनी सेना भारत की सीमा की तरफ बढ़ रही थी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री किंग कर्तव्य विमूढ़ थे और 2.25 घंटे तक कोई फैसला नहीं हो पाया और ये इंटरप्रिटेशन ना हो पाए कि प्रधानमंत्री ने बजाय जिम्मेदारी लेने के, एक राजनीतिक निर्देश देने के, वो जिम्मेदारी उन्होंने सेना प्रमुखों को छोड़ दी, जो अंत में हतप्रभ सा ये कहता है कि आई वॉज हैंडेड ओवर hot potato and the carta blanca was that I was all alone। तो इसका मतलब यह है कि यानी सेना प्रमुख भी सरकार के इस निर्देश से पूरी तरीके से हतप्रभ थे और उनको लगा कि उनको अकेला छोड़ दिया गया है और उनके हाथ में गरम आलू थमा दिया गया, जिसका अर्थ यह है कि सारी अपनी जिम्मेदारियों से मुख मोड़ लिया और मुझे दे दिया गया। तो ये जो छवि को लेकर जो सरकार चिंतित रहती, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये उसका असर है कि वो इस बात को शायद बर्दाश्त नहीं कर पाए कि उनके राष्ट्रवाद पर गहरे संकेत लगे। जहां तक राहुल गांधी से रिश्ते का सवाल है, ये अपने आप में एक बहुत ही विस्मयकारी घटना है। इसलिए विस्मयकारी घटना है क्योंकि आप राहुल गांधी को पसंद करें नापसंद करें, लेकिन ये लीडर ऑफ अपोजिशन है और लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ सरकार का एक सहकार होना चाहिए, एक सौहार्द होना चाहिए जो पूरी तरीके से अनुपस्थित है। मुझे लगता है कि यह व्यक्तिगत लड़ाई ज्यादा है, राजनीतिक लड़ाई कम है कि राहुल गांधी को किसी भी हालत में बोलने नहीं देना है, उनको डिस्क्रेडिट करना है, नेहरू गांधी परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद करना है। और कहीं ना कहीं ये जो कसक सरकार के अंदर है, इस बहाने जब राहुल गांधी कुछ भी बोलने की कोशिश करते हैं तो उनको टारगेट किया जाता है। नेहरू गांधी परिवार, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, सबके ऊपर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं, राहुल गांधी पर भी टिप्पणी की जाती है। मुझे लगता है कि जो पहला प्रसंग है उसमें छवि की चिंता ज्यादा थी, दूसरे प्रसंग में यह व्यक्तिगत नाराजगी या व्यक्तिगत दुश्मनी का जो भाव है वो ज्यादा है और इस वजह से भारत का लोकतंत्र धीरे धीरे जो है वो काफी उस पर गहरे सवाल खड़े होने लगे हैं। सबसे अफसोस की बात यह है कि जो चेयर पर बैठे हुए हैं स्पीकर महोदय, कम से कम उस कुर्सी पर बैठकर उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक नियम का पालन सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के लिए करेंगे, लेकिन इस पूरे प्रकरण में वो जो चेयर है वो कहीं ना कहीं उस पर गहरे सवाल खड़े हुए हैं कि सत्ता पक्ष के लिए अलग नियम और विपक्ष के लिए अलग नियम, ये क्यों हो रहा है। पर आशुतोष, आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी ने भी कहीं ना कहीं मौका गंवा दिया, क्योंकि वो एक जो चीन का मामला है जो कि अभी कहीं कम से कम न्यूज साइकिल से बाहर था, उसी पर अड़े रहे। जो बाकी मुद्दे थे, खास करके जो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील की घोषणा हुई है, उस जैसे मुद्दे थे, और भी मुद्दे थे जिस पर राहुल गांधी बोल सकते थे, तो वो इसी बात पर अड़े रहे, तो इस कारण उनका भाषण नहीं हो पाया। तो ये एक तरह से राहुल गांधी ने भी तो अपनी बात रखने का मौका गंवा दिया, क्योंकि जो नरवणे वाली बात थी वो एक तरह से कन्वे हो चुकी है। लेकिन अगर वो ये जीत छोड़ देते कि मैं इस पर नहीं बोलूंगा, तो वो बाकी विषय भी रख सकते थे। देखिए मिलिंद, इसको थोड़ा सा विचारधारा किस तरह समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी विचारधारा। उस विचारधारा में राष्ट्रवाद उसका एक बहुत ही अभिन्न अंग है और राहुल गांधी ने एक चीज समझ ली है कि जब तक आप उनकी विचारधारा को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे तब तक आप बीजेपी आरएसएस से लड़ नहीं सकते हैं। उस प्रक्रिया में अगर आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हुआ, जिस पर दक्षिण पंथियों के एक बड़े तबके में काफी रोष और आक्रोश था,
उस वक्त राहुल गांधी ने सरेंडर नरेंद्र कहना शुरू किया था, और कहीं ना कहीं ये बात लोगों को समझ में आ रही थी कि भाई जब भारतीय सेना एडवांटेजियस पोजीशन पे थी तब हमने अचानक क्यों सीज फायर कर दिया। हम पाकिस्तान को दबा सकते थे, सबक सिखा सकते थे, आतंकवादियों की नाक में दम कर सकते थे, तब हमने अचानक सीज फायर करके एडवांटेज गवा दिया। वो एक जो जो उसके बाद जिस तरीके से सेना के तमाम अधिकारियों ने टिप्पणी की जो सरकार के लिए थोड़ी डैमेजिंग थी, तो मुझे लगता है कि उस श्रृंखला में आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जो है सेना प्रमुख नरवणे का जिक्र किया, और नरवणे का जो ये पूरा का पूरा प्रसंग है और जिस तरीके से नरवणे की टिप्पणी है वो इस ओर इशारा करती है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री भले ही राष्ट्रवाद को लेकर बड़ी सी बड़ी बातें करें कि वो पाकिस्तान को घर में घुस के मार देते हैं, चीन को लाल आंखें दिखाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब चीनी सेना भारत की तरफ घुसने की कोशिश कर रही थी तब प्रधानमंत्री किम कर्तव्य विमूढ़ थे, उन्होंने कोई फैसला नहीं किया। तो ये जो पूरी लड़ाई है वो राष्ट्रवाद को पंचर करने की लड़ाई है, उसको नुकसान पहुंचाने की लड़ाई है। जहां तक अमेरिका के साथ जो डील का प्रश्न है, तो चूंकि अभी डील पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हुई है कि डील में क्या क्या चीजें नहीं है, वो मौका अभी भी राहुल गांधी के पास, विपक्ष के पास है। अभी सिर्फ दो ही चीज सामने आई है। एक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पे दिया हुआ ट्वीट, जिसमें वो 3 चीजें कह रहे हैं कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा, जीरो टैरिफ भारत अमेरिकी सामान को भारत में जीरो टैरिफ मिलेगा, और 25% से घटा के 15% कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी खुलने की बात है, और पूरा व्यापार $500 बिलियन का हो जाएगा आने वाले समय में। इसके अलावा उसकी जो निटिग्रिटीज हैं, डिटेलिंग है, वो अभी तक नहीं है। और ईमानदारी की बात अगर मैं आपसे ये कहूं तो अभी तक डील हुई भी नहीं है, क्योंकि हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब भी डील होती है तो 2 राष्ट्राध्यक्ष आपस में बैठते हैं, फाइल पे सिग्नेचर होता है, वो फाइल एक दूसरे से एक्सचेंज की जाती है, कैमरे के सामने फोटो खिंचाई जाती है। अभी तक मेरी जानकारी है, और जो जानकारी सबके पास उपलब्ध है, कि इस डील पर किसी तरीके का कोई सिग्नेचर उपलब्ध नहीं है। इसलिए डील की निटिग्रिटी और उसकी डिटेलिंग भी स्पष्ट नहीं, यानी डील टेक्निकली अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ इंटेंट जाहिर किया गया है और कुछ उससे संबंधित बातें की गई। तो जो अमेरिकी डील है उस पर बहस के बहुत मौके आने वाले हैं, और खास तौर पे जब से खबर आई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दिया गया है अमेरिकी गुड्स के लिए, उसके बाद से सरकार वाकई में पसोपेश में होगी, क्योंकि उसको डर संघ परिवार की तरफ से भी होगा, क्योंकि संघ परिवार अच्छी तरीके से जानता है कि वो कभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर को खोलने के पक्ष में नहीं होगा, क्योंकि इससे उनको इलेक्टोरल नुकसान भी होगा, और साथ ही साथ एक जो परसेप्शन है कि भारतीय खेती किसानी के साथ एक सरेंडर किया गया है, वो भी नुकसान होगा। तो मेरी नजर में इस घटनाक्रम से राहुल गांधी को फायदा ही फायदा हुआ है, सरकार को नुकसान हुआ है, और अभी पूरा मौका होगा डील पर चर्चा करने के लिए। नहीं तो सबसे आखिर में आशु, ये जो आपने बात कही कि डील को लेकर शायद सेलिब्रेशन में जल्दबाजी कर दी गई है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं, सरकार ने, कॉमर्स मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि खेती और डेयरी उद्योग को लेकर उसको मतलब उसको बचाया गया है, उसको उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी गई है। और जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है, इस पर ऑन रिकॉर्ड तो सरकार ने नहीं कहा है, लेकिन सूत्र कह रहे हैं कि नहीं, हमारे पास ऑप्शन खुले हुए हैं, हम जहां से चाहेंगे वहां से खरीद लेंगे। तो सरकार तो ये कह रही कि हम बिल्कुल झुके नहीं हैं, मतलब हम जहां तक डील का प्रश्न है, भारत का जो स्टैंड है कि एग्रीकल्चर और डेयरी को नहीं खोला जाएगा, उस पर सरकार कायम है, और बल्कि उसको जीत बता रहे कि बांग्लादेश, चीन, आसपास के जितने भी देश हैं उनसे कम टैरिफ हम पर लग रहा है, सबसे कम, मतलब 18% जो हमारे कॉम्पिटिंग नेशंस हैं, वियतनाम हुए, चीन हुए, बांग्लादेश हुए, पाकिस्तान हुए। तो ये सरकार जीत बता रही है उस तरह से अपनी। देखिए मिलिंद, इसमें बहुत ही सरकार की बातों में बहुत जबरदस्त विरोधाभास है। अगर आप डील को जितनी जानकारी हमारे और आपके पास उपलब्ध है, अगर उसको ही अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये दबाव में डील की गई है, या ये वो डील है जो भारत के लिए डिसएडवांटेजियस है। कैसे, मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अभी तक जो अमेरिकी गुड्स जो भारत में आते थे, जो अमेरिकी सामान जो भारत में आते थे, यानी भारत जिसको इंपोर्ट करता था, उस पर 12 से 13% के आसपास की ड्यूटी लगती थी। 12 से 13% के औसतन की बात मैं कर रहा हूं, कुछ मामलों में तो 15% के ऊपर भी ड्यूटी लगती, पर औसतन 12 से 13% लगता था। जो सामान भारत एक्सपोर्ट करता था, वो सामान जो है उस पर 2 से 3% की ड्यूटी अमेरिका के अंदर लगती थी। अब स्थिति क्या पैदा हो गई है कि भारत जो 2 से 3% की ड्यूटी देता था, अब
उस पर 18% की ड्यूटी लगेगी, यानी 1600%, या ये कहें कि 6 गुना ज्यादा मिलेगी। और भारत की तरफ से जो ट्रंप ने कहा, कमिटमेंट जो दिया है कि धीरे धीरे जीरो टैरिफ हो जाएगा भारत के सामान पे, जो अमेरिका अपना सामान भारत में भेजेगा। तो हम 12 से 13% पे 0% पे आ रहे हैं, और अमेरिका 3% से 18% आ रहा है। तो इससे फायदा किसको हुआ? अब हमने जो तमाम अर्थशास्त्रियों से बात की, उसके मुताबिक उनका कहना है कि इस डील से कम 2 से 3% का जो एक्सपोर्ट है उसमें नुकसान होने वाला है, भारत को नुकसान होने वाला। दूसरी बात यह है कि हम भारत को तय करना है कि वो रूस से तेल खरीदेगा या किससे तेल खरीदेगा। रूस से जो हमें तेल मिल रहा था वो सब्सिडाइज रेट पे मिल रहा था, हम उसको रिफाइन कर रहे थे, रिफाइन करके हम उसको दूसरे देशों में बेच रहे थे, उससे भारत को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा था। अब जब हम वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे या अमेरिका से तेल खरीदेंगे तो उससे क्या होगा? वो तेल मार्केट रेट पे मिलेगा, जबकि रूस से जो तेल मिल रहा था वो मार्केट से कम दाम पे मिल रहा था। तो एक तो हमें रूस से जो तेल मिल रहा है वो बंद करना पड़ेगा, दूसरा हमें ज्यादा महंगे दामों पे तेल खरीदना पड़ेगा। और जब आप ज्यादा महंगे दामों पे तेल खरीदेंगे तो फिर उसके लिए आपको अमेरिका या वेनेजुएला का जो पूरा रास्ता है वो लॉन्गेस्ट रूट है, और उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन पे एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। आपको उसके लिए अपनी टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा परिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि जो अमेरिकन ऑयल है वो लाइटर है, जो रशियन ऑयल है वो हैवी है। तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी में भी बदलाव करना पड़ेगा। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, क्या भारत अमेरिका के दबाव में आके रूस से तेल खरीदना बंद करेगा? क्या भारत अमेरिका के दबाव में आके ईरान से तेल खरीदना बंद होगा, करना पड़ेगा? ये दोनों ही हमारे ऐतिहासिक मित्र हैं। ईरान से भी हमारी सदियों पुरानी दोस्ती है, और रूस से तो हमारा सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड था। और अमेरिका के दबाव में फैसला करने जा रहे हैं। क्यों फैसला करने जा रहे हैं? तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो अमेरिका के संदर्भ में हमारे पास हमारे पक्ष में है। अमेरिका जो है वो भारत को सिर्फ $42 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, $42 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। भारत अमेरिका को करीब $87 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। अब वो कह रहा है कि उसको $500 बिलियन हमको करना है। यानी जब आप 42 से बढ़ा के $500 बिलियन करेंगे तो उससे फायदा क्या होगा? हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो जाहिर सी बात है नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो उससे फायदा किसको होगा? तो और फिर अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर खोल रहे हैं, अगर आप वहां जो कैरोलिन हैविट है, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट की जो 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 जो, जो, जो मीडिया देखती हैं, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कि भाई हमारे लिए तो बल्ले बल्ले वाली स्थिति हो गई है, क्योंकि हमारा जो रूरल किसान इससे बहुत खुश हो जाएगा। उनके एक दूसरी जो है ट्रेड एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है ब्रुक रॉलिंस ने कहा कि $1.3 बिलियन का हम पर हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा। तो भारत के हित की कहानी कहां है? भारत की तरफ से सिर्फ रेटरिक्स किया जा रहा है कि हम किसानों के हितों को लेकर हम कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस पूरे मसले पे अभी बहुत कुछ स्पष्ट होना बाकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अमेरिका से जो जानकारियां मिल रही हैं, जो अमेरिकी अखबारों में खबरें छप रही हैं, उनके जो प्रशासन के जो रिप्रेजेंटेटिव जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, उससे यह लगता है कि वो बहुत ज्यादा खुश हैं, आह्लादित हैं। अगर आप इस डील की तुलना अगर आप यूरोपियन यूनियन के साथ करेंगे तो आपको लगेगा वो बराबरी का रिश्ता था, दोनों तरफ से कंसेशंस किए गए। वहां भी हमने जो एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला है, लेकिन लिमिटेड तरीके से खोला है। हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं वो लगभग बराबरी है। अगर हम 110% ऑटोमोबाइल पे अगर हम ड्यूटी घटा के 10% कर रहे हैं तो ईयू की तरफ से भी उसी तरीके का कंसेशन हमें मिल रहा है। लेकिन अमेरिका से हमें क्या मिल रहा है हमारी जानकारी में तो नहीं है। रूस से तेल आयल खरीदना बंद करना पड़ेगा, अमेरिका को ज्यादा उनका टैरिफ 3% बढ़ा के 18% करना पड़ेगा, अपना टैरिफ जो है हमको 0 करना पड़ेगा। जो ट्रेड बैलेंस है वो $500 बिलियन अगर हम करेंगे तो हमारे पक्ष से निकलता हुआ चला जाएगा। तो हमें क्या फायदा हुआ, भारत को क्या फायदा हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद आशु इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे आशुतोष, सत्य हिंदी के को फाउंडर, और हमने बात की जो राहुल गांधी को भाषण देने से रोका गया लोकसभा में, और भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के बारे में। तो आशुतोष का ये कहना है कि इसमें बयानबाजी ज़्यादा है ट्रेड डील में, अभी तो डील हुई ही नहीं है। जब तक डील साइन नहीं हो जाती है तब तक फ़ायदा और नुकसान वाली बात जो है करना ठीक नहीं है। दूसरा, जो राहुल गांधी को रोका गया है, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि विपक्ष के नेता का भाषण लोकसभा में नहीं हो पाया है राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, बल्कि प्रधानमंत्री भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो ये जो स्थिति बनी है ये लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है।
साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।